हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज बिहार पुलिस के लिए स्पेशली ज्योग्राफी का जो प्रश्न देखेंगे दोस्तों, टोटल 700 के लगभग प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और यह ज्ञान बिंदु सर का है और टोटल एनसीईआरटी पर आधारित है। और ये सभी जो प्रश्न है सभी पूछे हुए प्रश्न है और बिहार पुलिस के लिए है। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ज्योग्राफी को खत्म करते हैं। चाहे जितना देर का वीडियो बने, इसको देखेंगे दोस्तों। और यह जो वीडियो होगा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं, जियोग्राफी कहाँ से पूछेगा दोस्तों। जो क्वेश्चन ये सब पूछे हुए हैं सभी रिपीट करते हैं। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। और स्पेशली बिहार पुलिस वाले तो जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि पैटर्न बदला हुआ है और पूरा 9th और 10th पर ही क्या होगा, एग्जाम लिया जाएगा। अब की बार एग्जाम पूरा न्यू पैटर्न से होगा। और आप लोग पहले भी बताएं कि 9th और 10th का जो किताब है, आप लोग उसका ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सभी पढ़ जाइए दोस्तों। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप लोग को अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंटेंट्स देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं है। तो इसमें से बताना है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, ये जो एक जो लाइनें हुआ याद रखिएगा, इसको मिनट बोलते हैं। 2 हो जाएगा तो उसको सेकंड बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की औसतन सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की औसतन सीमा की जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। तो भारत के उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। वहीं पर पूरब से पश्चिम पूछ दे तो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह 2.4% है। 2.42% है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा IST रेखा है। तो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण 1914 इसमें हुआ था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा कौन से है। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा का नाम हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है कि मालदीव को मिनीकाय से अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है। मालदीव को मिनीकाय से अलग करने वाला जो अक्षांश है वह 8 डिग्री है। कौन सा है? 8 डिग्री है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। भारत के कितने जो राज्य हैं समुद्र के किनारे पर अवस्थित है या स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 9 राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वह समुद्री मील कितने दूरी पर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 मील है। और 1 नॉटिकल मील में 1.852 मीटर होता है। ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो यह बांग्लादेश के साथ है। 4096.7 किलोमीटर की दूरी टच करती है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो यह हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगी है भारत का। तो हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। कितना? तो 106 किलोमीटर लगी हुआ है मात्र। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो कौन सा राज्य पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा गुजरात। अगर वहीं पर आपसे पूछे दूसरा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों या संघ क्षेत्र की 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ये हो जाएगा 4 है, 4 राज्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है। तो भारतीय जो मानक समय है IST है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, उड़ीसा से भी होकर गुजरते हैं, लेकिन तेलंगाना से होकर नहीं गुजरते। इसका सही उत्तर तेलंगाना हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश जो हो जाएगा वह दक्षिणी पठार हो जाएगा, दक्षिणी पठार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री जो तट है वह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की जो खाड़ी है वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। किस तट के साथ अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है वह तैयार करने का काम भारतीय सर्वेक्षण करता है, भारतीय सर्वेक्षण करता है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो यह कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती, जबकि लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। लक्षद्वीप पूरा के पूरा परवाल भित्ति से ही बना है। अगला प्रश्न है किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है उस दर्रा का नाम है यंगयाप दर्रा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा का नाम हो जाएगा आपका काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न है कि जीवित जर पुल किस राज्य में अवस्थित है? तो जीवित जर पुल जो है वो मेघालय राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो त्रिपुरा हो जाएगा, जो किससे करता है? तो बांग्लादेश से करता है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो हो जाएंगे पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहां से होकर गुजरता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में जो गुजरता है वह त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो म्यांमार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग इसमें से कौन नहीं है? तो उत्तरी सरकार जो तट है, जो उड़ीसा वगैरह राज्यों का जो तट होता है उसको उत्तरी सरकार तट करते हैं, वह पश्चिमी तट का भाग नहीं है। जबकि काठियावाड़ जो गुजरात में है, मालाबार, कोंकण ये सभी पश्चिमी तट का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है? तो कौन सा द्वीप है? तो इस द्वीप का नाम हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो भारत का जुड़वा शहर इसमें से बताना नहीं है, तो हो जाएगा त्रिशूल और तिरुवसला। जबकि अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारवाड़ और कटक और भुवनेश्वर यह सब जुड़वा शहर है, त्रिशूल और तिरुवसला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान है, तो ऑप्शन में सभी में लगभग में दो ऑप्शन में राजस्थान है, तो उसको पकड़िए दोस्तों। तो हो जाएगा राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गल्फ और मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान किसके बीच है? तो गल्फ और मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान किसके बीच में है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सुमेलित है? तो नील द्वीप को स्वराज द्वीप नाम जो बदला गया है उसके अनुसार यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सही कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत है। हैवलक द्वीप को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को भी सही द्वीप नाम दे दिया गया है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप और रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी सही उत्तर इसमें दिया हुआ है। नील द्वीप को शहीद दिवस नाम रख दिया गया है, हैवलॉक को स्वराज द्वीप कर दिया गया है और रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। सभी के सभी सही उत्तर है इसमें। दूसरा नंबर टॉपिक देखते हैं कि भारत का भौगोलिक स्वरूप। इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 29.3% भाग पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो पठार का विस्तार हो जाएगा 27.7% भाग पर, 27.7% भाग पर पठार है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो यह हो जाएगा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत जो है जिसमें जो माउंट एवरेस्ट है, यह इस हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल में है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय संबंधित है वलित पहाड़। तो हिमालय जो है क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है, मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, या कहें तो जीवित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का पूछ रहा है तो हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा एवरेस्ट नेपाल में है, भी बात याद रखिएगा दोस्तों। और भारत का कंचनजंगा हो जाएगा, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनती से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है उस सनती का नाम है तेथिस सागर। तेथिस सागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम है वह कृष्णागिरी है, कृष्णागिरी है। अगला प्रश्न है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय पूछ रहा है तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा सतलज और काली नदियों के बीच में, सतलज और काली नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से बाह्य हिमालय को जानता है, बाह्य हिमालय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी हो जाएगा अरावली हो जाएगा, जो कहाँ है? राजस्थान में है, और इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो एक ही राज्य में गिरनार हो जाएगा, गिरनार पर्वत फैली हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गोंडवाना हो जाएगा, गोंडवाना जो है यह भारत में नवीनतम है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो यह हो जाएगा कम होता है। अगला प्रश्न है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल बेसिन जो है किसका उदाहरण है? तो सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा कहाँ अवस्थित है? तो आराकानयोमा जो है यह म्यांमार देश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो इसमें बताना सुमेलित नहीं है? तो भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जबकि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, गलत दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है? तो किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है? तो यह हो जाएगा कार्डमम की नहीं है। और यह कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है? इलायची पहाड़ी, तो केरल में है। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द जो है इसको आपको क्या है, दिए गए पर्वत या पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है तो कलसुबाई, कलसुबाई के बाद बाबा बुदन, बाबा बुदन के बाद नीलगिरी, नीलगिरी के बाद क्या हो जाएगा? अन्नामलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था क्रीटेशियस युग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विचार करना है, अब 23 नंबर क्वेश्चन है, इस पर विचार करना है कि भारत में आर्कियन क्रम के चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है सबसे प्राचीन है। धरवार क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, यह गलत है। विंध्यन क्रम की जो चट्टान है भवन निर्माण सामग्री हेतु प्रसिद्ध है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान का विखंडन जुरासिक युग में हुआ था। तो 1, 3 जो और 4 जो है यह सही है, हुआ था, जबकि ऑप्शन नंबर 2 है जो गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए। पश्चिम से पूरब की ओर लगाइए तो यह हो जाएगा, पहले आ जाएगा डाफला, डाफला के बाद आएगा मीरी, मीरी के बाद आ जाएगा अवोर, अवोर के बाद मिसमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है। तो गारो खासी जयंतिया जो है यह पहाड़ी मेघालय में अवस्थित है। और यह तीनों जो जनजातियाँ हैं
जो मेघालय में जो अवस्थित हैं, यह सभी क्या करते हैं, खट्टे पदार्थों का उत्पादन करते हैं। बरैल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? बरैल श्रेणी, तो बरैल श्रेणी का जो विस्तार है वह त्रिपुरा राज्य में नहीं है, जबकि असम, नागालैंड और मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागटिवा कहाँ अवस्थित है? नागटिवा कहाँ अवस्थित है? तो नागटिवा उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है? तो कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का जो निर्माण हुआ है वह झीलों के निक्षेपण से हुआ है। अगला प्रश्न है कि बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा स्पीति घाटी में अवस्थित, स्पीति घाटी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। कौन इसमें से बताना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो मारवा घाटी लद्दाख में है, सही है। मुक साइलेंट घाटी केरल में भी सही है, जबकि कम्बम घाटी जो है आंध्र प्रदेश से यही गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से बताना है सुमेलित नहीं है? यानी भोर घाट या मुंबई को पुणे से जोड़ता है, सही है। पाल घाट कोची को चेन्नई से जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जबकि सेनकोटा दारा रोहा को मंगलुरु से जोड़ता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी सैडल पीक अथवा पल्यान शिखर कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि बटेश्वर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तो बटेश्वर जो पहाड़ी है वह बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का इसमें से बताना है कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो सतपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है? तो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से जो पृथक होता है वह ITSZ से अलग होता है, ITSZ से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बर्दा जो है, बर्दा जो मध्य प्रदेश में, सतमाला मिजोरम है, लुसाई मिजोरम है, मिकिर पहाड़ी जो है असम में है, जबकि बर्दा जो मध्य प्रदेश है यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा इसमें से पीर पंजाल नहीं है, जबकि याद रखिएगा कालजा ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, कालजा है, पीर पंजाल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? तो बुलर झील है, बड़ा पानी है, डल झील है, जबकि सोमू रिरी जो झील है यह मीठी पानी के नहीं है, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैष्णो देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो वैष्णो देवी तीर्थ स्थान जो है यह कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन करना है। तो हो जाएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय में अवस्थित है, सही है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। छोटानागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का क्या है? उदाहरण है। और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर के कुद्रे मुख है। इसमें से आपको बताना है कौन गलत था, तो ये यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी, बाद बाकी ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट पर स्थित लैगून नहीं है? तो पूर्वी घाट पर स्थित लैगून इसमें से बताना है कौन नहीं है? तो बयम्बनाड जो है यह केरल में है, यही लैगून झील का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है तो हो जाएगा तूतीकोरिन, जबकि कोची, मारमागो, नहावा सेवा है, तूतीकोरिन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन की जो डेल्टा है यह गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है? किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है? तो यह अंडमान निकोबार को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़ के लिए जो प्रसिद्ध है वह केरल राज्य है। अगला प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है? तो कोडाई कनाल जो है ये पहाड़ी में बताना है कि किस पहाड़ी में है, तो ये हो जाएगा काठमांडू की पहाड़ी में है। अगला प्रश्न है कि सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करता है? तो सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करता है?
तो यह करता है 16 डिग्री नॉर्थ करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा मिलती है, ठीक है, सोन, महानदी, ताप्ती। तो इसमें से बताना है कौन नहीं मिलती है। तो ताप्ती जो है अमरकंटक से नहीं मिलती है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 मिलती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वह महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वह केरल राज्य में अवस्थित है। तीसरा नंबर टॉपिक देखते हैं, अपवाह तंत्र। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन है? हिमालय पार की नदियाँ हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं सतलज हो जाएगा, और तीनों मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर गुजरती है, निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी गंगा, लंबाई 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से गंगा की सहायक नदी जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वह गंगा नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है। और अकॉर्डिंग टू इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बेतवा हो जाएगी, बेतवा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे बिहार का दुख यानी शोक कहा जाता है? सौरो, तो हो जाएगा कोसी नदी को, क्योंकि यह विश्व में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी जो है यह किसका स्रोत है? तो चंबल नदी का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? तो भारत में लवण नदी के नाम से लून नदी को जानते हैं। इसको रिवर ऑफ एफिमेरल भी कहा जाता है, क्योंकि यह कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, यानी ज्वारनद मुख नहीं बनाती है? तो हो जाएगा इसमें से नर्मदा और ताप्ती बनाती है, जबकि महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है कि क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो हो जाएगा चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से कौन बहेगा? तो हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी का रिकॉर्ड गोदावरी का है। गोदावरी यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसको बृहद्गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किससे? तो यह होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानस किस नदी का उपनदी है? मानस किस नदी का उपनदी है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का उपनदी है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? तो हो जाएगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है, तो हो जाएगा मंदाकिनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? इसमें से आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो हो जाएगा इंद्रावती जो है यह कावेरी की सहायक नदी है, जबकि हेमावती, अर्कावती और अमरावती यह सभी कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी इसमें से बताना है कौन नहीं है? तो ब्यास, चिनाब और रावी है, जबकि तवी नहीं है। यह महाराष्ट्र में तवा नदी जो है तवा, यह महाराष्ट्र में बहती है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी निकलती है। तो जो भागीरथी नदी है यह गोमुख से निकलती है, गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी जो है यह जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है।
अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो हो जाएगा काली नदी बनाती है, काली नदी। और कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम आपको बताना है। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम हो जाएगा यमुना नदी। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो सतलज नदी है वह किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है सतलज नदी भारत में। अगला प्रश्न है किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह चंबल नदी हो जाएगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा जो नदी है वह विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, विंध्यन पहाड़ी यानी विंध्य पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो यह रखती है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो हिमालय की सभी श्रेणियों को सतलज नदी काटती है। अगला प्रश्न है कि हगरी सहायक नदी है, हगरी जो है सहायक नदी है तुंगभद्रा की। दामोदर जिसकी सहायक नदी वह कौन सी है? तो हुगली नदी है। त्रिवेणी नहर में पानी जो आता है, त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वह गंडक नदी से आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है, किस नदी पर लागू की गई है? तो यह बेतवा नदी पर लागू की गई है। अगला प्रश्न है कि कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो कश्मीर में पहलगांव जो है यह लिक्छर के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, यह सही है। और नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, दोनों के दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? पट्टिसीमा, तो पट्टिसीमा कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? मोटी बंद डेल्टा तो हो जाएगा बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाना है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेनार है, बैगई है, गोदावरी है। तो यह हो जाएगा पहले महानदी, उत्तर से दक्षिण में, तब पहले उत्तर में महानदी हो जाएगा, महानदी के बाद आ जाएगा गोदावरी, गोदावरी के बाद आ जाएगा कृष्णा, कृष्णा के बाद आ जाएगा आपका पेनार, पेनार के बाद आ जाएगा कावेरी और सबसे लास्ट में बैगई नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में आपको सजाना है। तो हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। तो पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, तब महानदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है, घिरी, धलेश्वरी और सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है, तिहाई मुख्य बांध बराक नदी पर अवस्थित है और बराक नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है, यही आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में अवस्थित है? कौन इसमें से गोवा में अवस्थित है? तो दूध सागर प्रपात जो है यह वाटरफॉल यह गोवा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पर जो जलप्रपात है उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? तो कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई हो जाएगा 399 मीटर और यह भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात हो गई है। जो महात्मा गांधी जलप्रपात था उसको पछाड़ दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेम्बनाथ झील कहाँ अवस्थित है?
तो वेम्बनाड झील जो है वह केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील इसमें से नहीं है। तो लैगून झील बताने से कौन नहीं है, तो पेरियार झील जो है वह लैगून झील का उदाहरण नहीं है, जबकि अष्टमुदी चिल्का और पुलिकट यह सभी लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का झील जहाँ अवस्थित है वह कौन है, तो चिल्का झील जो है यह उत्तरी सरकार तट में अवस्थित है, जो कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील अवस्थित है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है बताना। नेक्स्ट प्रश्न में कि वेम्बनाड जो है वह केरल में है, यह सुमेलित है। लोकटक जो है यह मेघालय नहीं मणिपुर में है, यहीं आपका क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं, जबकि डल कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर में से इसमें से बताना है कौन है, तो अंचार झील। अंचार झील जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ से ढकी झील घैपन कहाँ अवस्थित है। बर्फ से ढकी झील घैपन कहाँ अवस्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कयाल। कयाल क्या है, तो जो कयाल है यह एक गंगा का डेल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील निम्नलिखित में से बताना है कौन सा एक कृत्रिम झील है, तो हो जाएगा कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है चोलामू झील, जो कहाँ है, सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। तो वेलिंगटन द्वीप स्थित किस में हो जाएगा, तो वेम्बनाड झील केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित इसमें से कौन नहीं है, तो कुंचिकल बराह नदी पर है, जोग या गरसोपा सरावती नदी पर है। चुलिया जो स्वर्णरेखा नदी दिया हुआ है यहीं आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, चुलिया चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि होगेनबक्कल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो होगेनबक्कल जो जलप्रपात है यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन महानदी बनाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जो जून से सितंबर महीने में आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है, तो हो जाएगा लेह। लेह सबसे सूखा स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। जितना ही दिन में उसका तापमान ज़्यादा होगा उतना ही कम रात में होगा, इसलिए दैनिक तापांतर, ताप में अंतर को तापांतर कहते हैं। तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं। तो तमिलनाडु में जो मानसून का जो वर्षा होती है वो ठंड के दिनों में होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नवंबर से दिसंबर महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि जो है वह घटती है, और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। दोनों के दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है। मानसून का निर्वर्तन क्या इंगित करता है, तो यह साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से सभी के सभी कथन को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 9 नंबर प्रश्न जो है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन कहलाती है। पछुआ
पवन कहलाती है, यह गलत है। 30 से 60 के बीच में जो बहती है वो हवा है, उसको पछुआ पवन नहीं कहते हैं। जबकि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र संहितियाँ पछुआ हवाओं के भाग हैं, यह दूसरा जो है यह सही है। अगला प्रश्न है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ निम्न में से वायुदाब पेटी स्थित है, यानी ITCZ निम्न में से किस वायुदाब पेटी में स्थित है? तो जो यह है भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो हो जाएगा सिक्किम राज्य में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो आम्र वर्षा जो आम की फसल से संबंधित होता है उसी को आम्र वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी यह मेघालय में है, यह मिकिर पहाड़िया पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा कब होती है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो कब होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर कम होते जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है यह हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो स्थापित है वह नई दिल्ली में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो यह किया था अल मसूदी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन भारतीय मानसून को इसमें से प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। और भारत का जो वर्षा का जो औसत मान है कितना है? तो औसत मान 118 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है कि बिहार में अधिकतम जो तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है बिहार में? तो बिहार में इसलिए चला जाता है क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई और जून के महीनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क पवनों को लू कहते हैं। यह गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितने किलोमीटर प्रति घंटा से बहती है? तो यह बहती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है? तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वह पूर्व में होता है, बिहार के पूर्व में। तो पूर्व में हो जाएगा किशनगंज जिले में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो बिहार के जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय, दक्षिण पश्चिम मानसून, उपरोक्त में से सभी कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो यह आता है CWG के भाग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। तो बिहार में जो अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है वह बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपी प्रकार के जो वनस्पति पाई जाती है वह BSHW में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र इसमें से आपको ऑप्शन है पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 लद्दाख नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि विचार करना है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान और निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है और भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन
उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सभी के सभी सही है। और 32 नंबर प्रश्न है कि मावठ क्या है। मावठ, तो मावठ जो है शीतकालीन होने वाली वर्षा को मावठ बोलते हैं।